भर के आ रही है, बड़ी जनरल टाइप की स्टोरी है। तिरुपुर में 11 लाख लोग काम करते हैं और ट्रेनें भर भर के यूपी बिहार को वहां से वापस जा रही हैं मजदूरों की सर, क्योंकि मजदूरों से कहा गया कि भाई ऑर्डर ही नहीं है अमेरिका का, क्योंकि सबसे बड़ा ऑर्डर तो अमेरिका का ही होता था। मोरबी से सर टाइल नहीं जा रही है, कानपुर से लेदर नहीं जा रहा है, आगरा से लेदर नहीं जा रहा है, कारपेट नहीं जा रहा है, टेक्सटाइल नहीं जा रहा है, गारमेंट नहीं जा रहा है। श्रिम्प पे तो चंद्रबाबू नायडू ने लेटर लिख दिया 25,000 करोड़ दो, एक भी झींगा नहीं जा रहा है। कोई बात नहीं कर रहा उसकी। ये कौन सा उत्सव मनाएंगे सर, मुझे बताओ जरा, कौन सा बचत उत्सव मनाएंगे? बचत तो सारी की सारी चली गई, दिवाली के लिए दियों में तेल नहीं इनके पास। टॉकिंग अबाउट इट। ये एब्सर्ड चीजें हो रही हैं, बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट सर। दैट्स वेरी वेरी बैड सर। 1 मिनट की टिप्पणी लेंगे, फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं सर। सर एक जनरल फिनोमिनन, जो लोग रोड पे घूमते हैं उनको पता होगा कि आपको मैक्सिमम हाईवेज पे आपको 100 रुपये में शर्ट बेचने वाली एक टेम्पो मिल जाती है, वो रोड पे खड़ा है। वेयर आर दे गेटिंग द मटेरियल फ्रॉम? जो रिजेक्ट मटेरियल होता है या वो होता है, वो ले आके उन्होंने वो सस्ते वाले शर्ट जो उन्होंने वजन में लिए वो बेचते हैं और मार्केटिंग करते हैं। ये एक बहुत बड़ा गैप है मिडिल क्लास के अंदर। तो आपने जैसे बड़े ब्रांड्स को सेल करने के लिए आपने परमिशन दी, उसके ऊपर आप टैक्स ले रहे हो, 3-3 हजार का शर्ट बेच रहे हो, बनाने वाले को 100 रुपया ही मिलता है उसमें। तो आपको उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। आज अगर आप सिंपल एक चीज समझ लो कि अगर गुजरात में या महाराष्ट्र में पार्ले वाला बिस्किट बना के जम्मू कश्मीर में भी 5 रुपये में दे रहा है और तमिलनाडु में 5 रुपये में दे रहा है, व्हाट इज दिस इकोनॉमिक्स? तो आप एक डिसाइड कर लो कि इतने रेट पे बेचेगी। आपके सारे इतने सब मार्केटिंग के सेटअप्स हैं, तो यू अलाउ देम टू ऑक्शन देन एंड सेल देम द मटेरियल। ऐसा नहीं है, 75% इकोनॉमी हमारी लोकल डोमेस्टिक में भी चलती है। 140 करोड़ कम नहीं होते हैं, उनका डोमेस्टिक डिमांड भी है, लेकिन उसको आप प्रमोट नहीं करना चाहते। वही जो मैंने आपको इंसिडेंट दिया कि एक्सपोर्ट का माल जो नहीं हुआ, वो चाइना ने बोल दिया कि आप डोमेस्टिक में बेच दो, जो नुकसान हो जाएगा उसको टैक्स में आपको रिबेट दे दिया जाएगा। आप तो उसकी भी बात नहीं कर रहे हो कि भाई हम गवर्नमेंट ऑक्शन से करवा देंगे। आपने जैसे फार्मर्स की एपीएमसी बनाई, आप एग्रीकल्चर भी अपरेल्स भी बना दो। तो आई थिंक अगर सरकार चाहे तो ये सब कॉम्पेंसेट करके उनको विथहोल्ड कर सकती है, लेकिन इन्होंने तो आपने कोरोना में ही देख लिया, लाखों आदमी पैदल चले गए, कितने ट्रेन के नीचे आके मर गए, उनको कोई खाना पूछने वाला नहीं था। सो दिस गवर्नमेंट इज दैट वे रिडिकुलस। इनको वेलफेयर स्टेट बोलना है कि हक ही नहीं है। वी हैव नो वेलफेयर फॉर द पीपल। जी, आज अपनी स्पीच में मोदी जी ने एक और बात पे बड़ा जोर दिया, कसम खाओ कि मैं अपनी दुकान पे स्वदेशी माल ही रखूंगा, कसम खाओ कि मैं आज के बाद स्वदेशी खरीदूंगा। मोदी जी आज के बाद बोइंग के प्लेन में यात्रा नहीं करेंगे, वो ट्रेन में यात्रा किया करेंगे, भारतीय रेल में जाया करेंगे। और हाँ, ये इतनी महंगी कारें BMW और रेंज रोवर जो 20-20 करोड़ की कारें जो स्पेशली फिटेड है, उसमें क्यों चलेंगे बेचारे? पुरानी एक एम्बेसडर कार लेके आएंगे, फिएट कार लेके आएंगे, कलकत्ता में एम्बेसडर कार चलती है, उसमें चला करेंगे। हर चीज तो विदेशी यूज करते हैं महाराज जी। उनके चश्मे विदेशी, उनके पेन विदेशी सर, माउंट ब्लैक के, उनके क्या कहते हैं प्रधानमंत्री निवास में यूज होने वाले सारे के सारे सिक्योरिटी ऑपरेटर्स, सारे अपना CCTV कैमरा, बड़े टीवी सिस्टम्स, बड़े तुम्हारे वीडियोग्राफिक सिस्टम्स, उनके सारे माइक, उनके सारे टेलीप्रॉम्प्टर। मोदी जी बिना टेलीप्रॉम्प्टर जो चाइना के, उसके बाद अब करोगे क्या सर? ये ढोंग किस लिए? इतना ढोंग की स्वदेशी खरीदो। इंडिया में चीजें सब मिलती हैं, लेकिन उस दुकान स्वदेशी है, लेकिन दुकान के अंदर माल सब विदेशी है। कोई भी यहाँ स्वदेशी माल नहीं है सर। दिस इज अनदर दोगलापन, और कुछ नहीं है सर। आप देख लीजिए, सिस्टेमेटिकली आपने MSMEs को बंद कर दिया और आपने मल्टीनेशनल्स को दे दिया। हमने शायद लास्ट टाइम भी कहीं मैंने डिस्कस करा था कि एक सिंपल सा उपाय है जो ऐसा लगे कि हम बिल्कुल पागलों की तरह बात कर रहे हैं। आप सिर्फ ये आटा बेचना बंद कर दो मल्टीनेशनल्स का। 6,65,000 गांव हैं आपके, वो वही चक्की वाला धंधा चलेगा जिसके ऊपर 4 फैमिलियां निपटी हैं। आपने क्या क्या कर दिया? जो एक गरीब आदमी जहां पे अब ये वो आटा जाके बेच रहा है, उसकी क्या कॉस्ट है, उसके ऊपर आप टैक्स भी ले रहे हो। आपने सलून्स बंद करवा दिए, आपने चक्कियां बंद करवा दी। ये सारा जो आपने अर्बनाइजेशन के चक्कर में जो सिस्टम कर दिया है, आपने मेडिकल फैसिलिटीज विड्रॉ कर दी ताकि आदमी सिटी में आ जाए, आपने हेल्थ सेंटर्स बंद कर दिया, आपने एजुकेशन बंद कर दिया, वो सारे इधर सिटीज में आ गए। आपको ये चाहिए कि इलेक्शन के लिए आपने सारों सिटीज में कॉन्सेंट्रेट कर लो ताकि आपको हैंडल करने के लिए इजी हो। ये जो आपकी मिसनोमर थी, आपका जो गलत एटीट्यूड था, उसकी वजह से सिटीज ओवरक्राउड हो गए, आसपास के एरिया डेवलप नहीं हो पा रहे। और आप देख रहे इकोनॉमी, तो आपने MSMEs को खत्म करने का ही उपाय, आज तक आपने MSMEs को खड़ा करने के लिए एक भी उपाय नहीं करा है, विच यू शुड डू। आपने कुछ आइटम्स को रिस्ट्रिक्ट कर देनी चाहिए कि भाई इस आइटम में पैकेज में। आज अगर गांव में इकोनॉमी चल रही थी तो वहां पे
भुजिया बिक रहा था, समोसा बिक रहा था, वो बिक, तो दैट इकोनॉमी वाज रोटेटिंग। आपने तो सबको हल्दीराम वगैरह को परमिशन दे दी कि आप पैकेट करके बेचो। आप 6 महीना पुराना समोसा खा रहे हो गांव में, वो आपको चलता है, लेकिन आप ताजा नहीं खाओगे। तो आई थिंक आपने डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा। आपको फॉरेन मैगजीन, फॉरेन जो हो रहा है उसको आप यहाँ पे रिप्लिकेट नहीं कर पाते हो। आपकी इकोनॉमी अलग है, आपका ट्रेडिशन अलग है, आपका बिहेवियर अलग है। जी जी सर, आप अफ्रीका को भी बड़ा कवर करते हो और मुझे बड़ी खुशी होती है कि कोई अफ्रीका को इतना एक्सटेंसिवली उसके ऊपर बात करता है। अफ्रीका को हमेशा छोटा करके दिखाया जाता है, गरीब करके दिखाया जाता है, जैसे कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जबकि पूरी दुनिया को, मोदी जी कई बार कहते थे ना, हम भारत तो पूरी दुनिया को फीड कर सकते हैं। एक्चुअली सारी दुनिया को अगर कोई फीड कर रहा है तो अफ्रीका कर रहा है, सच कहूं तो। सारी दुनिया के मिनरल्स, सोना, चांदी, हीरे, मोती, दुनिया भर की चीजें वहां से जाती हैं। और दुनिया को एक नया जुनून भी था वेस्ट को कि अफ्रीका को छोटा करके दिखाया साइज में। मैं आज वो मैप भी दिखाने जा रहा हूं दर्शकों को, और दर्शकों देख लीजिएगा तो आपको पता लगेगा कि ये क्या हो रहा है भाई यहाँ पे। ये 2 मैप है साहब। एक मैप जो आपको पढ़ाया जाता है, दिखाया जाता है। इसमें आप अफ्रीका को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि वो गुलाबी रंग के अंदर है, तो आपको लगेगा अफ्रीका जो है नॉर्थ अमेरिका से भी छोटा है। आपको लगेगा अफ्रीका जो है लैटिन अमेरिका के करीब करीब बराबर है, या हो सकता है ऑस्ट्रेलिया से बिल्कुल डबल है। सच बात तो यह है कि यूरोप से कई कई गुना बड़ा है अफ्रीका। और जो ग्रीनलैंड अफ्रीका के बराबर ऊपर दिखाया जाता है, वो उससे 14 गुना छोटा है, 14 गुना। राइट में कौन सा है साहब? 2018 के अंदर अपनाया गया था इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन मैप। आप राइट वाला मैप देखो तो आपको पता लगेगा कि अफ्रीका कितना बड़ा साइज के अंदर, उसके सामने यूरोप बच्चा लगता है, बच्चा। शायद 5वां, 6ठा, 7वां हिस्सा है एक्चुअली पूरा यूरोप जो है, खास तौर से रशिया को छोड़ के। वो अफ्रीका इतना बड़ा है। अफ्रीका इज ए मेगा कॉन्टिनेंट, आप उसके साइज का अंदाजा ही नहीं लगा सकते। और इसके अंदर देखो, जो राइट वाला मैप है, यहां पर देखो तो अफ्रीका पता लगता है यहाँ कितना ह्यूज कॉन्टिनेंट है। लेकिन दूसरे में दिखाओगे तो पता लग रहा है वो जैसे लैटिन अमेरिका के बराबर है। सर यहां भी बेईमानी है, ये तो बड़ी गलत बात है। मुझे लगता है कि अफ्रीका के साथ हर बार बेईमानी होती है सर। सर, ये लकीली जो ट्रांसफॉर्मेशन अफ्रीका में हो रहा है दैट इज आफ्टर BRI। चाइना ने वहां जाके इनको समझाया कि आप लोग कितना वर्थ हो। अभी ये आप हिस्ट्री में चले जाओ तो 1569 में एक आदमी ने मैप बनाया था। 1888 में, 1885 में बर्लिन कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है, जिसमें हुआ द कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग 90% अफ्रीका वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ यूरोप। उसमें फ्रांस के पास था 15 ब्रिटेन के पास था 30%, दैट वाज नाइजीरिया, केन्या और साउथ अफ्रीका। फ्रांस के पास था 50% अल्जीरिया और सेनेगल। बेल्जियम के पास उसका किंग जो था, ही वाज एट दैट टाइम डोमिनेटिंग, लेकिन उसके पास एक ही कॉन्गो था। जर्मनी के पास तंजानिया, नामीबिया और कैमरून था। पोर्चुगल के पास एंगोला था, और इटली के पास लीबिया, एरिट्रिया और सोमालिया था। अभी इन लोगों ने, आप देखिए तो लियोपोल्ड किंग जो था बेल्जियम का, उसने 1885 में कॉन्फ्रेंस में बुलाया था और बोला था कि इनको हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं एज पर द फ्लैग ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज। तो आप देखिएगा एक ही कॉन्टिनेंट ऐसा है जिसकी कंट्री सारे सीधे लाइन से तोड़े हुए हैं। तो उसमें हुआ कि उन्होंने ना कोई रिवर को देखा, ना कोई उनकी कल्चरल या उनकी हैबिट्स या उनकी लैंग्वेज को फॉलो करा, क्योंकि उनको फ्यूचर में यही चाहिए था कि अपने अपने कंट्रीज आपस में ये लड़ते रहे, क्योंकि आधे इधर गए आधे उधर गए। इसके हिसाब से उन्होंने अफ्रीका को तोड़ दिया था। डिवाइड एंड रूल वाज देयर पॉलिसी। तो ये इन्होंने पूरा जो अफ्रीका को इन्होंने शोषण करके रखा था 1800 से, अब जाके वो खुल पड़ा। और उसमें कुछ लोगों ने कोशिश करी, और आज जब गूगल आया है या दूसरे जो सोर्सेज है उसमें आपको पता चलता है कि इसमें पूरा सबसे पहले अलग जगाने वाला लीबिया का कर्नल गद्दाफी था। कर्नल गद्दाफी वाज अ पर्सन हु वाज टेलिंग कि भाई अफ्रीका ने कॉमन इकोनॉमी करो। इन्होंने क्या करा, क्योंकि सोशल मीडिया इनके पास था, उसको बड़ा आतंकवादी बताया, उसको बदनाम किया, उसको इन्होंने मरवा दिया। उसके बाद सदाम हुसैन ने दिमाग सर उठाया, सदाम हुसैन को भी उन्होंने बताया इसके पास तो बड़े बम है, बायोलॉजिकल बम है, इसको भी मार दो। तो ये ऑल दीज लीडर्स इन अफ्रीका, अगर आप लिस्ट चेक करोगे, देयर आर 16 सच लीडर्स इन अफ्रीका हु वर किल्ड, क्योंकि उन्होंने अपने आप को आजाद बनाने की कोशिश करी। लेकिन अब ये लकीली एक सबसे पहले आप देखिए तो आज से 30 साल पहले बुर्किना फासो में द वन हु टाइड वाज संकारा, थॉमस संकारा वाज एन आर्मी मैन।
और उसने ये कोशिश करी कि इसको रिवाइव करो, काफी सक्सेसफुल भी हुआ। उसको चाइना ने बीआरआई में हेल्प करा था, तो वो देखते ही उसको उसी के गार्ड को पैसा देके उससे उसको मरवा दिया। लेकिन उसी का जो चेला था, दैट इज नाउ इब्राहिम ट्रोरे। इब्राहिम ट्रोरे ने पहले से तय कर लिया था कि इनको बाहर निकालना है। अभी उसको देखते सारी कंट्रीज ने ये तय कर लिया, नामीबिया ने इनको निकाल दिया। अभी इनका सारा सोर्स ऑफ इनकम खत्म कर दिया अफ्रीका ने, क्यों? अभी इनको समझ में आ रहा है। तो ये मैप जो छोटा दिखाते थे, और आप कभी भी किसी को अफ्रीका को पूछो तो अभी वो उन्होंने एक बहुत अच्छा फसल डाल के रखा था येलो फीवर का। आपको अफ्रीका जाना है तो येलो फीवर लेना है, आपको जाना है तो यूरोपियन कंट्रीज वालों को वीजा अवेलेबल था एट ऑन अराइवल। अभी इन्होंने ऑन अराइवल मेजोरिटी अफ्रीकन कंट्रीज ने फ्री कर दिया, तब जाके पब्लिक को पता चलता है कि भाई आप जैसे बता रहे वहां पे क्रिमिनल्स हैं, वहां पे जंगली लोग हैं, वहां पे तीर मार देते हैं। इफ यू गो देयर यू कैन अंडरस्टैंड कि उनके सिटीज यूरोप से भी अच्छे हैं कई। तो ये जो पूरा षड्यंत्र अब खत्म होने लगा है। अभी ये लोग भी सब तरफ से, यूरोप एंड अमेरिकन का जो 200 साल से जो इनका एक्सप्लॉइटेशन चल रहा था, दैट हैज नाउ कम ऑन द फोरफ्रंट। और अभी उनको पहले कोई हेल्प करने वाला नहीं था, अभी उनको हेल्प करने के लिए चाइना रशिया भी साथ में बैठे हुए हैं। और उनको अभी समझ में आ गया है कि अगर वर्ल्ड का 60% मटेरियल उनके पास है, यू नेम इट एंड दे हैव। उनके पास गोल्ड भी है, उसके पास ऑयल भी है, उसके पास रेयर अर्थ मटेरियल भी है, उसके पास पानी भी है, उसके पास एग्रीकल्चर भी है। तो अभी अगर वो अपने आप पे खड़ा होने लगेगा तो यूरोप एंड अमेरिकन विल हैव टू पे फॉर व्हाट दे हैव डन फॉर 200 इयर्स। यही सबसे बड़ा धक्का है इनको। जी बिल्कुल आपने सही कहा। और आखिर में इतना जरूर कहूंगा कि यूरोप और अमेरिका के जितने भी जो शहर हैं वो ओल्ड भी हैं, टायर्ड भी सिटीज है और सिंकिंग सिटीज है। इस टाइम वो इस टाइम उभर नहीं रहे, उनका सारा ओल्ड ग्लोरी खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा है सिवाय एक भीड़ भाड़ के वहां पर। और ये थके हुए शहर हैं सारे के सारे। लेकिन जो दुनिया की बाकी जगह पे जो शहर निकल के आ रहे हैं वो यंग हैं, वाइब्रेंट हैं, राइजिंग हैं। आज दुबई को देखो, आज सिंगापुर को देखो, तो पता लग रहा है कि लोग लंदन, पेरिस, वेनिस को भूल जाते हैं कि नहीं यार वहां मत जाना, ये नए शहर हैं, यहाँ पे जाना है। तो दुनिया बदलेगी, दुनिया का निजाम बदलता है। इसी के साथ हम आज्ञा लेंगे दर्शक मित्रों आपका। अग्निश भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, बड़े महत्वपूर्ण बिंदु रखे। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि आज आज से मोदी जी ने वादा किया है, एक उन्होंने कहा कि गर्व से करो स्वदेशी है, ये बोल रहे हैं। तो आज से मोदी जी विदेशी बोइंग विमान में यात्रा नहीं करेंगे, कम से कम भारत में अब वो भारतीय रेल में यात्रा करेंगे। मोदी जी मुबारक हो आपको, सबसे पहले आप ही इसको करिएगा। धन्यवाद आपका सर।